नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीसीएस 184 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि ये सब्जेक्ट कोड विद्यालय मनोविज्ञान से संबंधित है और इसका पेपर जो है वो 50 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है और टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। टाइम आपको 2 घंटे का इसमें दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा वो ये है कि विद्यालय मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। विद्यालय मनोविज्ञान की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम विद्यालय मनोविज्ञान की परिभाषा को समझेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि भाई इसकी ज़रूरत क्यों है और प्रासंगिकता का मतलब होता है इसका महत्व क्यों है। तो देखिए, तो विद्यालय मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक विशेष शाखा है जिससे हमें छात्रों की शैक्षणिक समझ यानी कि एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, हमें उनके सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में भी पता चलता है। तो जब हम स्कूल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो इससे हमें छात्रों के शैक्षणिक यानी कि एकेडमिक, सामाजिक यानी कि सोशल और भावनात्मक यानी कि इमोशनल विकास की समझ पता चलती है। और इसके साथ साथ हमें यह पता चलता है कि इन बच्चों के विकास को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए यानी कि शैक्षणिक विकास के बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और भावनात्मक विकास की समझ को बढ़ावा देने के लिए हमें किन सिद्धांतों का प्रयोग करना है, किन तकनीकों का प्रयोग करना है। यह स्कूल के वातावरण में छात्रों, शिक्षकों और माता पिता के साथ काम करके सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाता है और प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। यानी कि अगर हम स्कूल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, विद्यालय मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो यह विषय हमें छात्रों की शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास की समझ के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करने के बाद बताता है। यानी कि किसी बच्चे का हमें एकेडमिक जो लेवल है वो अप करना है, तो उसके लिए हमें क्या है, अगर हम स्कूल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बहुत सारी टेक्निक के बारे में पता चलेगा कि हम बच्चों पर किस प्रकार से ध्यान दें, कौन कौन सी टेक्निक को अमल में लेके आए कि ये बच्चा जो है वो सोशल डेवलप कर सके, इमोशनली डेवलप हो सके और उसका एकेडमिक जो लेवल है वो भी आगे बढ़ सके। इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि स्कूल में किस प्रकार का इन्वायरमेंट बनाया जाए जिससे छात्र और शिक्षक के संबंध अच्छे हो सके और इसी प्रकार से माता पिता और बच्चे के बीच में और शिक्षक के बीच में एक अच्छी सी जो है डोर बनी रहे। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, तो देखो, इसकी ज़रूरत ये है क्योंकि हम ये व्यक्तिगत विकास का समर्थन करता है। यानी कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट, पर व्यक्ति का विकास होना चाहिए, प्रत्येक छात्र का विकास होना चाहिए। क्योंकि देखो, प्रत्येक छात्र की क्षमता अलग होती है, हर छात्र की आवश्यकता अलग होती है, हर छात्र की चुनौतियां अलग होती हैं। और विद्यालय मनोविज्ञान ये कह रहा है कि छात्रों को हमें व्यक्तिगत रूप से समझना पड़ेगा और फिर उसका व्यक्तिगत विकास भी करना पड़ेगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में मदद मिल सके उसे। क्योंकि हर एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि एक क्लास में पढ़ने वाले सारे बच्चे जो हैं वो एक जैसे ही होंगे, नहीं। हर बच्चे की ज़रूरत अलग है, हर बच्चे की क्षमता अलग है। कोई बच्चा अच्छा हो सकता है पढ़ने में, कोई थोड़ा सा ऑन एन एवरेज हो सकता है, किसी का आईक्यू लेवल कम हो सकता है, किसी का आईक्यू लेवल ज़्यादा हो सकता है, किसी की आवश्यकता कुछ होगी, किसी की आवश्यकता कुछ होगी, किसी के चैलेंजेस कुछ और होंगे, किसी के चैलेंजेस कुछ और होंगे। तो जो विद्यालय मनोविज्ञान है, स्कूल साइकोलॉजी है, ये व्यक्तिगत विकास के समर्थन को बढ़ावा देती है, एक एक बच्चे के विकास को बढ़ावा देती है। ये इसकी इसलिए हमें इसकी आवश्यकता है ताकि प्रत्येक बच्चा अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच सके। सीखने की कठिनाइयों का समाधान, कुछ छात्रों को सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन स्कूल साइकोलॉजी इन समस्याओं की पहचान करता है और व्यक्तिगत शैक्षणिक योजनाओं के माध्यम से समाधान प्रस्तुत करता है। छात्र विभिन्न प्रकार की भावनात्मक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हैं। विद्यालय मनोविज्ञान भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं को समझने में भी सहायता करता है। ये बच्चे का मूल्यांकन करने में भी मदद करता है। तो अगर हम शैक्षिक मनोविज्ञान की आवश्यकता की बात करें तो विद्यालय मनोविज्ञान छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन और व्यवहार का मूल्यांकन भी करता है भाई, जिससे शिक्षक और माता पिता को प्रगति को समझने और सुधारने में मदद मिलती है कि अब बच्चे की किस स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो अगर कोई पूछे भाई आपको स्कूल साइकोलॉजी की ज़रूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है इसकी, तो स्कूल साइकोलॉजी की आवश्यकता इसलिए, पहली बात तो ये हर बच्चे की तरफ ध्यान देता है और प्रत्येक बच्चे की ज़रूरत अलग होती है, उसे पहचान कर उसकी क्षमता का विकास करता है। बच्चे को सीखने में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं उसको पहचान करता है, फिर उसको समाधान करने की प्रयास करता है। भावनात्मक, बच्चों को भावनात्मक जो चुनौतियाँ, इमोशनल बड़ी दिक्कत है बच्चों के साथ कि डांट दिया तो परेशान हो गए, तो इस तरीके की समस्याओं को समझने, उसे मैनेज करने में सहायता करता है और बच्चे का मूल्यांकन भी करता है कि बच्चा कितना डेवलप हुआ है। अब इसकी आवश्यकता तो पता चल गई भाई क्यों ज़रूरत है, तो आपको इसका महत्व भी पता चल गया होगा कि विद्यालय मनोविज्ञान शिक्षा के सभी दृष्टिकोणों को समर्थन करता है। इससे सिर्फ ना सिर्फ एकेडमिक विकास होता है बल्कि भावनात्मक रूप से भी बच्चा मजबूत होता है और सामाजिक रूप से भी बच्चा मजबूत होता है। यह शिक्षा प्रणाली को समावेशी बनाता है जहाँ सभी छात्रों की ज़रूरतों को ध्यान रखा जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के भी लिए समर्थन और संसाधन एकजुट किए जाते हैं।
अगर हम बात करें स्कूल मनोविज्ञान की, तो ये मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक भलाई की बढ़ती चिंता को देखते हुए मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतों को भी संबोधित करता है। शिक्षक और माता पिता के बीच में सहयोग को भी बढ़ावा देता है और एक अच्छे इन्वायरमेंट की बात करता है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाता है जहां हर एक व्यक्ति अपने मन की बात रख सकता है और उसको सॉल्व भी किया जा सकता है। क्योंकि आज क्लासों की समस्या ये हो गई है कि छात्र और जो टीचर हैं उनके बीच के संबंध थोड़े से दूर दूर हो रहे हैं, सिर्फ काम देने और काम लिखने तक ही हो रहा है चीज़ें। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर हम विद्यालय मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो ये हमें छात्रों की एकेडमिक यानी कि शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है। यह शिक्षा प्रणाली को व्यक्तिगत बना रहा है, समावेशी बना रहा है, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच में एक अच्छा वातावरण भी निर्माण कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आया, मैं आशा करता हूँ आप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका पर चर्चा की थी। तो देखो, आनुवांशिकता मतलब होता है जेनेटिक्स। तो मानव विकास मनोविज्ञान में जैविक विज्ञानों में एक प्रमुख विषय है, यानी कि जब हम जैविक विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें मानव विकास मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें यह समझने का प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार से जेनेटिक्स यानी कि जो जीन्स होते हैं, जो हमें माता पिता से अनुवांशिकी मिली होती है, वो किस प्रकार से हमारे विकास को प्रभावित करते हैं और हमारे आसपास का जो पर्यावरण है ये हमारे विकास को कैसे प्रभावित करता है। तो जब आप मानव विकास मनोविज्ञान पढ़ोगे तो देखो भाई, मानव विकास मनोविज्ञान की बात करूं तो मानव विकास मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो ये देखता है कि बच्चे के विकास में उसके जेनेटिक्स का क्या रोल है, यानी कि माता पिता से जो उसे अनुवांशिकता मिली है उसका क्या रोल है। हम सबको जो जीन्स है वो माता पिता से ही मिलते हैं। दूसरी बात यह है, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है ये हमारे विकास को कैसे प्रभावित करता है, और इन दोनों चीज़ों में हमें बैलेंस लगाना है। हमें ये देखना है कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है, व्यक्तित्व कैसा है, उसकी बुद्धि की क्षमता कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। इन सब चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं मानव विकास मनोविज्ञान को पढ़कर। यह मानव विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जीन्स के बारे में करेंगे कि व्यक्ति के विकास में जीन्स की क्या भूमिका है। तो जैविक संरचना, तो देखो, हर व्यक्ति की अपनी शारीरिक संरचना अलग होती है। हमारे शरीर की बनावट सबकी अलग है। हमारी किसी की ऊंचाई ज़्यादा है, किसी की ऊंचाई कम है, किसी का वजन कम है, किसी का वजन ज़्यादा है, किसी की त्वचा का रंग गहरा है, किसी की त्वचा का रंग गोरा है, किसी की अलग शारीरिक विशेषताएं, किसी की अलग। और ये सब किसकी वजह से है? डीएनए की वजह से, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। और ये व्यक्ति के जो शारीरिक विकास है ये उसके जीन्स पर निर्भर करता है। मानसिक विकास भी उसके जीन्स पर निर्भर करता है। तो जिस प्रकार से के व्यक्ति के माता पिता होंगे, ठीक उसी प्रकार की लगभग चीज़ें उसे जेनेटिक्स में मिलेंगी। इसमें बच्चे का जो है वो कोई भी रोल नहीं है। बहुत सारी स्टडी हुई है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस है, जो व्यक्तित्व का लक्षण है यानी कि जो पर्सनैलिटी है, और जो मानसिक स्वास्थ्य है जैसे डिप्रेशन हो गया, ये सब क्या है, जेनेटिक्स कारकों द्वारा ही प्रभावित होते हैं। यानी कि जिस बच्चे के माता पिता की बुद्धिमत्ता का स्तर अच्छा है तो सामान्य रूप से ये देखा जाता है 90% केस में कि उसके बच्चे का ही बुद्धिमत्ता का स्तर अच्छा ही होगा। लेकिन जिन माता पिता की बुद्धिमत्ता का स्तर कम है, आईक्यू लेवल कम है, तो सामान्य रूप से 90% केस में ये होगा कि भाई आईक्यू लेवल उनके बच्चों का भी कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, 10% थोड़े से क्या होंगे, 10% एक्सेप्शनल केस होंगे जो धीरे धीरे करके क्या होंगे, पीढ़ियों की जेनेटिक्स को तोड़ेंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और रोग प्रवृत्तियों की। अनुवांशिकता यानी कि जीन्स व्यक्ति के विभिन्न रोगों की में प्रभावित कर सकता है। जैसे किसी बच्चे के माता पिता को हृदय रोग है तो बच्चे को भी हो सकता है। मधुमेह, शुगर की प्रॉब्लम है तो उन्हें भी होगा। कैंसर जैसे जो रोग हैं, इन ये अनुवांशिकता बढ़ सकती है, जेनेटिक्स रोग। तो जीन्स किसी बच्चे के विकास में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो देखो, सबसे पहले बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, किसी बच्चे की ऊंचाई कितनी होगी, वजन कितना होगा, रंग कैसा होगा, ये उसको माता पिता से जो जीन्स मिलेंगे उससे ही पता चलेगा। बच्चे की बुद्धिमत्ता कितनी होगी, व्यक्तित्व लक्षण कैसा होगा, मस्तिष्क का स्वास्थ्य कैसा होगा, ये वाली जो बात है ये भी बच्चे के माता पिता पर निर्भर करेगी। और स्वास्थ्य, अगर किसी के माता पिता किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो ये 90% संभावना है कि उसके जो बच्चे होंगे उनमें भी ये जीन्स की प्रॉब्लम आएगी, ये जेनेटिक्स प्रॉब्लम आएगी। अब हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट किस प्रकार से बच्चे की शिक्षा के विकास में और समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो देखो, शिक्षा और सामाजिक वातावरण बच्चे की बुद्धि के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब बच्चा अपने सहपाठियों से बातचीत करता है, स्कूल के माहौल को, व्यवहार को प्रभावित करता है। कुछ पर्यावरणीय कारक ऐसे होते हैं जैसे कि प्रारंभिक बचपन का विकास। अगर प्रारंभ में बचपन में बच्चों को अच्छा पोषण मिल गया, माता पिता की पर्याप्त देखभाल मिल गई, अच्छी शिक्षा मिल गई, तो बच्चा आगे बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अगर जिस परिवार में लगातार कलेश हो रहे हैं, आसपास गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास है वो प्रभावित होगा भाई। वो कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर। सांस्कृतिक प्रभाव, हर देखो, हर संस्कृति के कुछ मूल्य होते हैं, हर संस्कृति के कुछ मान्यता होती हैं,
और बच्चे का जो सामाजिक व्यवहार है वो उन्हीं मूल्यों से, उन्हीं मान्यताओं से प्रभावित होता है और बच्चा उस हिसाब से निर्णय लेता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक बच्चे के विकास में जो जीन्स हैं ये किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो उसे माता पिता से प्राप्त होते हैं। और पर्यावरण में ये देखा जाता है कि क्लास का माहौल क्या है, स्कूल का माहौल क्या है, परिवार का माहौल क्या है, समाज में गली मोहल्ले में क्या माहौल है, सोसाइटी क्या है, बच्चे का कल्चर क्या है, धर्म क्या है, कास्ट क्या है, ये तमाम चीज़ें जो हैं बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देती हैं और कई बार सकारात्मक प्रभाव भी होता है इसका और नकारात्मक भी। तो इस प्रकार से जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट का एक दूसरे का देखा जाए तो पारस्परिक प्रभाव है। जीन पर्यावरण एक दूसरे के साथ जो है बिल्कुल घुले मिले हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा जो शैक्षणिक रूप से उज्ज्वल है उसे अधिक शिक्षा के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, जिससे उसकी बौद्धिक क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि एक बच्चा जो बुद्धिमान है अगर उसको इस प्रकार का वातावरण मिल जाए तो उसकी बुद्धि और ज़्यादा विकसित हो सकती है, जिससे पता चलता है कि जो है आसपास की प्रक्रिया और जो जीन्स ये दोनों मिल जाएं एक जैसे पॉजिटिव वे में तो चीज़ें और आगे अच्छी बढ़ सकती हैं। कई बार जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जो व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव डालती है, जैसे किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या व्यक्ति को कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाए तो व्यक्ति के विकास को प्रभावित कर सकती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं जीन्स हैं और जो हमारे आसपास का माहौल है ये एक दूसरे से वेल कनेक्टेड होता है, जो हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि मानव विकास में जो जीन्स है यानी कि आनुवांशिकता है और जो पर्यावरण है इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहाँ आनुवांशिकता हमारा शरीर कैसा होगा, हमारा मानसिक विशेषताएं कैसी होंगी, हमारा रंग कैसा होगा, हमारी ऊंचाई क्या होगी, ये सब हमें जो है अपने जीन्स से प्राप्त होंगी। वहीं पर्यावरण जो है वो हमारे मस्तिष्क विकास को आकार देगा और दोनों के बीच की जो क्रिया है ये मनुष्य के विकास को प्रभावित करती है। तो अगर क्वेश्चन ये आया कि भाई ये बताओ कि मानव विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका पर चर्चा कीजिए, तो आनुवांशिकता को इंग्लिश में जेनेटिक्स बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, और ये हमें अपने माता पिता से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होगी वो अपने माता पिता की पर्सनैलिटी से मैच आएगी, चाहे वो कलर की बात करें, चाहे हाइट की बात करें, ठीक है, या कोई अगर संचारी रोग है तो उसकी बात करें। और व्यक्ति के विकास में पर्यावरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरण का मतलब ये है कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है। जैसे अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कलेशी जीवन में व्यतीत कर रहा है तो उसका व्यवहार चिड़चिड़ा होगा, वो सीखने की क्षमता उसकी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके कम हो जाती जाएगी। लेकिन कोई फ्रेंड ही माहौल में रहेगा, उसके माता पिता उसके साथ अच्छे व्यवहार करेंगे, गली मोहल्ले में अच्छा व्यवहार होगा, हर जगह जो है भाईचारा होगा, तो वो बच्चा उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि बच्चों में एक आंतरिक व्यवहार समस्या के रूप में अवसाद का वर्णन कीजिए, यानी कि डिप्रेशन के बारे में बताओ। अभी बच्चा आजकल डिप्रेशन में क्यों जा रहा है? तो देखो, बच्चों में जो डिप्रेशन है, अवसाद को डिप्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, यह गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है, बच्चों के एकेडमिक लेवल को प्रभावित कर रही है और बच्चों के सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित कर रही है। हालांकि डिप्रेशन किशोरों और वयस्कों से जोड़ा जाता है, लेकिन ये बच्चों में भी होता है। आजकल बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ज़्यादातर तो सोचा जाता था कि जो डिप्रेशन है वो बड़े लोगों को ही होता है, बड़ी उम्र के लोगों को ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो अवसाद हमें कैसे पता चलेगा बच्चा डिप्रेशन में? तो देखो, जो बच्चा हमेशा उदास रहेगा, निराश रहेगा, तो ऐसे बच्चों में आत्मसम्मान की कमी होती है। ऐसे बच्चे वो होते हैं जो अपने आप को ये सोचते हैं कि भाई मैं ये काम कर ही नहीं पाऊंगा, वो अपने आप को बेकार महसूस कर लेते हैं। तो कोई बच्चा, अगर आपको ऐसा लगे आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, ठीक है, या अपने आसपास से बच्चों को देख रहे हो जिसका मनोबल टूटा हुआ है, आत्मसम्मान की कमी है, बच्चा पीछे हट रहा है, कंपटीशन नहीं कर रहा है, तो समझ जाओ बच्चा डिप्रेशन में है। दूसरी बात है शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षणों में यह है कि भूख और नींद के पैटर्न में अगर बच्चे के बदलाव आ रहा है, समय से भूख नहीं लग रही, समय से सो नहीं रहा, तो समझ जाना कि बच्चा डिप्रेशन में है। अवसादग्रस्त बच्चों में व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो समाज में जो गतिविधियां होती हैं उसमें कमी करता है, दोस्तों से दूरी बनाना शुरू कर देता है, खेल और गतिविधियों में भाग नहीं लेता, अकेले अकेले रहना शुरू कर देता है। समझ जाना बच्चा डिप्रेशन में है। अब डिप्रेशन वाले बच्चे की शिक्षा का जो प्रदर्शन है उसमें गिरावट आएगी, क्योंकि जब उसका सीखने में मन नहीं लगेगा तो बच्चे के नंबर भी कम आएंगे। अवसाद के कारण क्या हो सकते हैं? तो देखो, अवसाद का पहला कारण तो वही होगा, जेनेटिक। अगर परिवार में कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो बच्चे पर भी डिप्रेशन का प्रभाव पड़ेगा, सिंपल सी बात है। पर्यावरणीय तनाव, घरेलू तनाव, घर में अगर कलेश हो रहे हैं, परिवार में समस्याएं हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, या कोई नशा प्रवृत्ति है घर में, तो ये सब डिप्रेशन का कारण बन सकती है। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर आघात भी बच्चे को अवसाद का शिकार कर सकते हैं। उपचार क्या है? उपचार यह है कि बच्चे का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करो, उसकी काउंसलिंग करो, बच्चे के व्यवहार को अच्छे से समझाओ। इतने ही नहीं, व्यवहार चिकित्सा, बच्चों के साथ कुछ मामलों में बैठो, दवाओं का उपयोग भी कर सकते हैं। परिवार का समर्थन सबसे बढ़िया चीज़ है जो बच्चे को आगे बढ़ा सकती है। माता पिता को जो है वो दोस्ती जैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चों की समस्याओं को समझना चाहिए और सहानुभूतिपूर्ण बातचीत करनी चाहिए। निष्कर्ष ये निकलता है कि आज बच्चों में जो डिप्रेशन है वो गंभीर स्थिति बन चुकी है,
जो यह कह रही है कि हमें अभी के अभी इस पर ध्यान देना होगा, इसके लक्षणों को पहचान कर बच्चे को सही उपचार देना पड़ेगा और इस प्रकार से माहौल बना कर रखना पड़ेगा कि बच्चा अपने जीवन को बिल्कुल खुशहाल रूप से आगे बढ़ा सके। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है कि बच्चों और किशोरों में, किशोर जो हैं वो टीनेजर्स होते हैं, 13 से 19 साल तक के बच्चों को वैसे किशोर कहा जाता है। तो बच्चों और किशोरों में मादक पदार्थ, मादक का मतलब होता है नशीले पदार्थों का उपयोग जो हो रहा है, इसकी चर्चा करनी है हमें इस क्वेश्चन में। तो जो बच्चे हैं और जो किशोर हैं, ये मादक पदार्थ उपयोग कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। हालांकि देखो कहीं कहीं किशोरों की परिभाषा में किशोर जो है वो 15 से 29 साल तक के भी होते हैं। तो कुछ जगह परिभाषाओं में किशोरों की जो परिभाषा है वो 15 से 29 साल तक की भी लिखी हुई है भाई। तो आज जो ये है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एक गंभीर समस्या बन गई है। जो बच्चे मादक पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास गहराई से प्रभावित हो रहा है। ये समस्या तब आती है जब बच्चा मादक पदार्थों का उपयोग खूब ज़्यादा करता है। यहाँ बच्चे और किशोरों में मादक पदार्थ मतलब नशीले पदार्थों के कुछ पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चों में ये होता है कि नशीले पदार्थों के बारे में उनके जिज्ञासा बहुत होती है कि भाई इस चीज़ से होगा क्या, तो उसका प्रयोग करने लग जाते हैं भाई। तो किशोरावस्था में भाई जिज्ञासा होती है, नई नई चीज़ जानना चाहता है बच्चा, और ऐसे में उसे हर जगह क्या है, नशीले पदार्थों का वो दिखाई दे रहा है एडवर्टीजमेंट। तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा हो जाएगी, यार एक बार ये कर लें तो इससे क्या होगा, ये देखें। अब बच्चा जब आजमाता है तो बस यहीं से मादक पदार्थों के प्रयोग शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो दोस्त होते हैं, जो साथी होते हैं, ये बच्चे पर दबाव बनाते हैं, किशोरों पर दबाव बनाते हैं, और बच्चा फिर इन्फ्लुएंस हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे करके नशीले पदार्थों का सेवन करने जाता है। तो शुरुआत में एक शौक शुरू होता है, धीरे धीरे करके वो हैबिट बन जाती है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, कई बार व्यक्ति डिप्रेशन में है, तनाव में है, चिंता में है, तो मादक पदार्थों की ओर बढ़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि बस इसी से समस्या का समाधान निकलेगा। जिन परिवारों में मादक पदार्थों का उपयोग ज़्यादा होगा उनके बच्चों और किशोरों में भी इसका खतरा बढ़ता जाएगा। लक्षण, व्यवहार में परिवर्तन, ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नशीले पदार्थों के बिल्कुल क्या हो चुके हैं, एडिक्ट हो चुके हैं, उनका मूड अचानक से स्विंग हो जाएगा, चिड़चिड़ेपन में रहेंगे, गुस्सा दिखाएंगे, स्कूल के प्रदर्शन में गिरावट आएगी, समाज की गतिविधियों से दूरियां बनाएंगे, क्योंकि उनको तो ये रहेगा भाई अकेले में क्या करो, नशा कर लो और बैठे रहो। तो ऐसे बच्चों को हमें बहुत जल्दी पहचान कर सुधार करनी होगी। आंखें लाल रहेंगी, नींद की समस्या रहेगी, भूख की समस्या रहेगी, अचानक वजन में बदलाव आएगा इनके। बच्चों और किशोरों को अपनी गतिविधियों के बारे में गुप्त रखना रहता है, वो घर के पैसे, मूल्यवान वस्तुओं को गायब करते हैं, कई बार ऐसा भी कर सकते हैं। प्रभाव क्या पड़ता है, जो किशोर बच्चे मादक पदार्थ का प्रयोग करते हैं उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हृदय रोग हो सकता है, लीवर की समस्या हो सकती हैं, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा, डिप्रेशन, चिंता और बढ़ती जाएगी। मादक पदार्थों का उपयोग किशोरों में सामाजिक व्यवहार और उनकी शिक्षा के प्रदर्शन को भी प्रभावित करता है। रोकथाम ये है कि बच्चों को अवेयर किया जाए, एजुकेटेड किया जाए, मादक पदार्थों के खतरे के बारे में बताया जाए, परिवार का समर्थन बच्चों को मिले। बच्चे कई बार क्या होता है, इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते पेरेंट्स से। तो जो बच्चे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते पेरेंट्स से, उनके साथ बड़ी समस्या है। और उनके साथ समस्या ये है कि उन्हें लगता है कि मुझे परिवार से वो प्यार मिल नहीं रहा, वो नशीले पदार्थों की ओर चले जाते हैं। ऐसे बच्चों को चिकित्सा और सलाह भी देनी चाहिए। निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारे देश के जो भविष्य हमारे बच्चे हैं, किशोर हैं, अगर ये मादक पदार्थों का उपयोग करेंगे तो गंभीर समस्या है ये, जो समय पर अगर पहचान ली जाए और उसमें हस्तक्षेप करके उन्हें रोका जाए तो ये बहुत बढ़िया चीज़ होगी। इसके लिए परिवार, स्कूल और कम्युनिटी सभी सदस्यों का सहयोग जरूरी है। बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले, सही शिक्षा मिले, सही उपचार मिले, तो ही बच्चे एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि बच्चों में भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याओं के आकलन में रेफरल प्रणाली, पूर्व रेफरल प्रणाली और औपचारिक रेफरल प्रणाली में अंतर स्पष्ट करो। तो देखो, बच्चे का इमोशनली जो है अटैचमेंट कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, इन समस्याओं के आकलन के लिए कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं। इनमें हम 3 प्रोसेस की चर्चा कर रहे हैं। पहला है प्री रेफरल यानी कि पूर्व रेफरल। पूर्व रेफरल प्रणाली में क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि वो बच्चों की समस्या की सबसे पहले पहचान करता है कि आखिर बच्चे के अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो बच्चे की समस्याओं की जो पहचान करने का तरीका, इसे बोलते हैं पूर्व रेफरल प्रणाली। फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है। इस चरण में शिक्षक, माता पिता और स्कूल का स्टाफ सहयोग को बढ़ावा देते हैं। प्रक्रिया क्या होती है पूर्व रेफरल सिस्टम की, इस प्रोसेस में हस्तक्षेप किया जाता है, बच्चे की गतिविधियों में से रोक टोक की जाती है, उसे समर्थन की पहचान की जाती है, क्लास में अलग अलग पॉलिसीज चलाई जाती हैं, शिक्षण विधियाँ होती हैं, परामर्श सलाह दी जाती है। इसका उद्देश्य होता है कि समस्या को शुरुआती चरण में ही हल कर लो ताकि समस्या आगे ना बढ़े। लाभ क्या है, पूर्व रेफरल प्रणाली बच्चों की समस्या को शुरुआत में ही पहचान लेती है और उसे अच्छे से मैनेज करने में मदद करती है। अब बात करते हैं हम रेफरल प्रणाली की।
रेफरल चरण जब आता है जब पूर्व रेफरल चरण प्रभावी नहीं हो पाता, यानी कि बच्चे को समझाया जा रहा है फिर भी बच्चा आगे उसी समस्या में जा रहा है, इमोशनल समस्या है उसकी, वो डिप्रेशन में जा रहा है, चिंता में जा रहा है। तो ऐसे में इस प्रक्रिया में क्या होता है, फिर शिक्षक और माता पिता बच्चे की समस्या के लिए किसी स्पेशलिस्ट की मदद लेते हैं, यानी कि जिस प्रकार के बच्चों को समस्या है उस विशेषज्ञ के पास जाया जाता है और उसकी काउंसलिंग करवाई जाती है। इसमें बच्चे की आवश्यकता और संसाधन और सेवाओं की बात की जाती है। अब आती है फॉर्मल रेफरल। फॉर्मल रेफरल में क्या होता है, फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, मानसिक स्वास्थ्य सहायता की दिशा में ले जाएगा। इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में एक मूल्यांकन टीम होगी जो बच्चों की समस्याओं का मूल्यांकन करेगी और इसमें कई बार चिकित्सीय सुविधाएं भी होती हैं। उन्हें विशेष आवश्यकताओं के हिसाब से उनका उपचार किया जाता है, समर्थन किया जाता है। तो यानी कि रेफरल प्रणाली में सबसे पहले क्या होता है, समस्या की पहचान होती है और उसे हस्तक्षेप के माध्यम से यानी कि रोक टोक के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। फिर आता है पूर्व रेफरल सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें परिवार माता पिता की सलाह ली जाती है और बच्चे को जो है समझाया जाता है। औपचारिक रेफरल में फिर क्या होता है, विशेषज्ञ की सलाह ली जाती है। लास्ट क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में हम। क्वेश्चन हमारा यह है कि बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याओं के लिए क्रीड़ा चिकित्सा के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्रीड़ा मतलब होता है खेल। तो बच्चों में कई बार क्या होता है, वो जब डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, व्यवहार संबंधी जब उनमें समस्या आती है, बच्चों का व्यवहार चिड़चिड़ा होने लग जाता है, काम ढंग से नहीं करते, तो ऐसे में खेल एक ऐसी चीज़ है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जिससे बच्चों के ना मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा किया जा सकता है। तो स्पोर्ट्स जो मेडिसिन है, क्रीड़ा चिकित्सा, इसे स्पोर्ट्स थेरेपी भी कहते हैं। ये शारीरिक गतिविधि चिकित्सा के रूप में भी जानी जाती है। जब बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्या आती है तो इसका समाधान करने का एक बड़ा तगड़ा तरीका है कि बच्चों को अब खेल खेल में सिखाया जाए, क्योंकि जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो ये सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है। तो जब हम खेल को बढ़ावा देते हैं, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, तो बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन आता है। जब बच्चा नियमित अभ्यास करता है, उसे लगता है कि खेल में मुझे आगे बढ़ना है। खेल की संरचना बच्चों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताती है कि भाई इतने टाइम में हमें ये चीज़ें करनी है, इतने टाइम में ऐसे करना है। लक्ष्य टारगेट सेट किया जाता है, कितने कैसे जीतना है, नियमों का पालन करना की क्षमता दिखाती है। तो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ावा देती है, लाइफ स्किल्स को बढ़ावा देती है। जब बच्चे टीम में खेलते हैं तो उनके अंदर टीम की भावना आती है, वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करते हैं, कई बार लीडरशिप भी आती है बच्चों में, जो बच्चों की बेहतर समझ को बढ़ावा देता है। यानी कि स्पोर्ट्स भाई एक थेरेपी है जो शिक्षा के साथ बहुत ज़्यादा जरूरी है। आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है। जब खेल में बच्चा सफल होता है ना तो उसके सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है बच्चे का, बच्चा अपने आप पर विश्वास करने लग जाता है। तो स्ट्रेस में कमी हो जाती है, चिंता में कमी हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट करने लग जाता है बच्चा। और सबसे बढ़िया बात है कि बच्चा ना अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाता है और इस तरीके से बच्चे की सोशल स्किल्स काम करती है। ऐसे बच्चे धीरे धीरे करके कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं और उनके व्यवहार में धीरे धीरे करके सुधार आता है। क्योंकि देखो बच्चे के अगर व्यवहार में खराबी आ रही है तो स्पोर्ट्स ही है जो उसके व्यवहार को एक दूसरे के साथ क्या करेगी, जोड़ने में मदद करेगी। बच्चा फिर क्या करेगा, खेल के नियमों का पालन करेगा तो उसमें डिसिप्लिन भी आएगी। तो व्यवहारिक समस्याओं को कंट्रोल करने में भाई खेल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्रीड़ा चिकित्सा बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याओं के समाधान में एक प्रभावी उपकरण है। ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को नहीं सुधारता, सेल्फ डिसिप्लिन भी लेकर आता है, सेल्फ रेस्पेक्ट भी लेकर आता है, सोशल स्किल्स भी लेकर आता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करता है। आशा करता हूँ इन 6 क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली कर दोगे। अपने सब्जेक्ट कोड हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम और भी वीडियो इसी तरीके की अपलोड कर सकें। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के साथ।